साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम सुनते हैं महाराज जी की एक लघु कथा, और शायद ये कथा हम सबके परिवार में आपस में काफ़ी बार हमने देखी और सुनी होगी। ये कथा है महाराज जी के आश्रम की। महाराज जी के आश्रम में एक 19-20 साल का लड़का अपने परिवार सहित आता है, और महाराज जी उसको देखते ही कहते हैं, भाई तुम तो अपने परीक्षा में फ़ेल हो गए, तुम फेल हो गए। इसके जवाब में लड़का कहता है, नहीं नहीं महाराज जी, मैं फ़ेल नहीं हुआ, मेरे को तो दूसरी श्रेणी से पास हुआ, द्वितीय श्रेणी से पास हो गया हूँ। महाराज जी कहते, नहीं तुम फेल हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो ये द्वितीय श्रेणी तुमने ली है वो कुछ काम की है, अच्छी है? कुछ नहीं, तुम फेल हो गए। अब वो लड़का थोड़ा सा उदास हो जाता है। फिर महाराज जी कहते हैं, तुम फेल तो नहीं हुए हो, पर अब तुम्हारी प्रथम श्रेणी से पास हुए हो। बट उन्हें लगता है, महाराज जी कहते हैं, तुम इसकी ये जो प्रथम श्रेणी तुम्हारी आई है, इसको तुम पूरक नहीं करते हो, इसके लायक नहीं हो तुम। तो लड़का थोड़ा डर जाता है, पूछता है ऐसा क्या हो गया? मेरी तो वैसे भी उसके मन में चल रहा होता है कि भाई मेरा तो अखबार में जो परिणाम आ गया और उसमें मेरी द्वितीय श्रेणी आई है, महाराज जी कह रहे हैं मेरी पहली श्रेणी आई है, और दूसरा ये कह रहे हैं मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। तो पूछते हैं, महाराज जी आपको क्यों लगता है मैं इसके लायक नहीं हूँ? वो कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से बहुत बहस करते हो, पढ़ने की बजाय तुम उस बहस में अपना समय व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा समझते हो। यदि तुम वो बहस ना करके अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ, तो तुम्हारे और भी अच्छे चीज़ें हो सकती हैं, और अच्छे अंक आ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो। और आज के बाद तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, बहस नहीं करोगे। और महाराज जी काफ़ी गुस्से में थे उस समय ये कहते हुए। तो वहीं महाराज जी की एक भक्त सोनी जी बैठी थी, जिनके वो पारिवारिक मित्र थे। जो लड़का और उसका परिवार उनका पारिवारिक मित्र था। अब उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा, भाई रिज़ल्ट तो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, और अब महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्रथम श्रेणी आएगी। और वो परिवार महाराज जी को बहुत मानता था। पर अब इस समय क्या होता है कि जब महाराज जी ये सब कहते हैं, वहाँ सोनी जी बैठी होती, उनके मन में भी चल रहा होता है कि भाई आई तो इस लड़के की द्वितीय श्रेणी है, और महाराज जी कह रहे हैं इसकी प्रथम श्रेणी आई है। इस पे उन्हें लगता है कि महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और वो परिवार जो है महाराज जी से कई बार नहीं मिला था, काफ़ी दिनों बाद एक आध बार ही महाराज जी के दर्शन हुए थे, वो आया था। तो उस परिवार को भी बड़ा अजीब लग रहा था कि भाई ये क्या कह रहे हैं मुझसे। और जब ये सब बात चल रही थी, तो आसपास के लोगों को ये लग रहा था कि भाई हमारे गुरु के बारे में ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो एक अलग ही स्थिति बन गई थी। खैर कोई बात नहीं। सोनी जी तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाती हैं और कहती हैं, इस परिवार को अपने घर छोड़ दो। अब उनका ड्राइवर उस परिवार को उसके घर छोड़ देता है। अब इसके बाद जो होता है, जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। अब कुछ ही दिनों बाद, 2 ही 3 दिन बाद अखबार में छपता है कि भाई इस जो ये परिणाम आया है इसमें त्रुटि है, और इसमें 4 जो विषय हैं उनके परिचय दोबारा जांचे जाएंगे। और वो 4 पर्चे दोबारा जांचे जाते हैं, और उस लड़के की प्रथम श्रेणी आ जाती है। अब ये पूरी पूरी जो असमंजस की स्थिति थी, महाराज जी के गुस्सा होना और ये सब चीज़ें थीं, आखिर है क्या यहाँ? यहाँ होता क्या है कि महाराज जी दूरंदेशी तो थे, और शायद वो हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जान जाते थे। अब यहाँ क्या था कि वो लड़का जो था, वो पढ़ने में कम और बहस में ज़्यादा समय व्यतीत करता था। जैसा कि आजकल हम लोग आप आसपास अपने बच्चों को भी देखते हैं कि जब हम उनसे पढ़ने को कहते हैं या कुछ काम करने को कहते हैं, तो बहस करने लगते हैं कि मैं तो पढ़ता हूँ और आप ही लोग मुझे नहीं देखते हैं। तो यहाँ जो चीज़ है वो ये समझने की है, बच्चों को भी और उनके माता पिताओं को भी। पहली बात तो ये है कि
बच्चों को के ऊपर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें बच्चों का जो पूरा ध्यान केंद्र है वो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के बजाय चीज़ों को समझने के ऊपर डालना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले, मे भी 3-4 महीने पहले मैं एक व्यक्ति से मिला था। मैं और उस व्यक्ति का 10वीं से लेके उसने इंजीनियरिंग कर रखी थी और इंजीनियरिंग तक प्रथम श्रेणी से पास था वो, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। पर जब मैंने उससे उसके विषय में थोड़ा सा अंदर जाके बात करनी शुरू करी तो वो गड़बड़ा गया। उसे लगा कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो अच्छे अंक लाना आपको हो सकता है किसी दरवाजे तक पहुंचा सकता है, बट उस दरवाजे के अंदर घुसने के लिए आपको उस विषय की, उस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। तो नंबरों के साथ बच्चों को समझ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ जब माँ बाप किसी बच्चे से ये कह रहे होते हैं कि भाई तुम पढ़ो, वहाँ बहस, जो आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा बहस करने का बड़ा मन करता है, क्योंकि वो टीवी और जो ये चीज़ों में आजकल वो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो उन्हें लगता है कि बहस तो हमें करनी चाहिए, हमारा जन्म से अधिकार है। बहस करनी ठीक बात है, बट बहस उस बात पे करो जो सही है। झूठ को सच बनाने के लिए बहस नहीं करना चाहिए, सच को सच बनाने के लिए बहस करनी चाहिए। अगर बच्चों को ये लगता है कि वो पढ़ रहे हैं और माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हाँ, उन्हें ज़रूर इस बात की जानकारी दें कि हमने जो भी किया है उसे पूरा कर लिया है। और यदि नहीं पढ़ रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु पे हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। गुरु जो भी बोल रहा है वो सोच समझ के बोलता है, और जहाँ तक महाराज जी की बात थी, वो दूरंदेशी थे, उनको सिद्धि थी, तो चीज़ें देख लेते थे। तो इस तरह से ये लघु कथा समाप्त होती है। इस कथा के बाद मैं ज़रा सी चर्चा करना चाहूँगा जो आजकल हमारे देश में घटित हो रहा है। आजकल हम लोग देखते हैं चारों तरफ, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम ये जो नए न्यूज़ के जितने भी ये चैनल आते हैं, ये सब एक असमंजस की स्थिति बना रहे हैं। असमंजस की स्थिति क्या बना रहे हैं? हमें सिर्फ वही चीज़ दिखती है जो सनसनीखेज होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं दिखा रहा था कि अहमदाबाद या कहीं मध्य प्रदेश में कहीं बता रहे थे कि भाई लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं है, खूब लाशें जल रही हैं, लोग अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़े हैं, और काफ़ी डरावनी भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ी कर दी है। अब इस भयावह स्थिति से होता क्या है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब भी किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को कुछ फ़ायदा चाहिए होता है आपसे, तो वो आपको डरा देता है। अब जैसे आपको कुछ जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ तक इंश्योरेंस कंपनियाँ वगैरह, वो आपको मौत का भय दिखाकर आपको इंश्योरेंस बेचती हैं। वो सही है, उसमें गलत कुछ नहीं है, आपको डर है तभी आप खरीदेंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ क्या हो रहा है, आपको कोरोना का भय दिखाकर होता क्या है, जैसे ही हमारे पूरे देश में ये भय फैलता है तो लोग अनाप शनाप चीज़ें खरीदने लगते हैं। जैसे कि दो दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करने लगते हैं जिनकी शायद उनको कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे होता क्या है, जो काला बाजारी है, जो थोक में लोगों को सामान दबा के बेचने की जो प्रथा है, उसको बढ़ावा मिलता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे देश में पर्याप्त हैं, पर गए कहाँ वो, लोगों ने अपने घर में सजा लिए। क्यों सजा लिए? वो हर जगह देख रहे हैं भाई देश में कोरोना फैल रहा है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब कोरोना में 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। कोरोना में समस्या क्या है कि यदि किसी परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है, तो वहाँ कोई रिश्तेदार आके खड़ा नहीं हो सकता। अगर इसके विपरीत में यदि किसी को हृदयघात हो गया है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो पूरा परिवार एक साथ आ जाता है उसकी
मित्र भाई सब खड़े हो जाते हैं, तो उस चीज़ से उबरना बहुत आसान होता है। बट कोरोना में क्या होता है, जैसे ही पता चलता है कि कोरोना हो गया है इस परिवार में किसी को, तो उस परिवार से 10-10 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाना चाहता है, तो परिवार अकेला पड़ जाता है। दूसरी बात क्या है कि उसके साधन सीमित हो जाते हैं। ना तो वो सामान खरीदने बाजार जा सकता है, जो भी किसी तरह वो खाने पीने की व्यवस्थाओं का जो चीज़ें रखेगा उसकी व्यवस्था करने में परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ वो जो हमारे फेसबुक सोशल मीडिया चीज़ों को देखता है, उसके अंदर वो क्या देखता है कि बड़ी बुरी स्थिति है, लोग मर रहे हैं, तो जो उसके थोड़ी बहुत उसके अंदर शक्ति बची होती है वो भी चली जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप ये सब चीज़ों से थोड़ा देखने से बचें। कोरोना का सीधा एक ही वो है, एक तो ज़रूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना जाएं, अनावश्यक चीज़ों का भंडारण ना करें, जिसकी आपको लगता है कोई ज़रूरत नहीं, उतना ज़्यादा उत्तेजित होकर चीज़ों को इकट्ठा ना करें। दूसरी बात, यदि किसी को कोरोना के लक्षण आ रहे हैं तो डरे नहीं कि भाई कोरोना में हमारे यहाँ जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। तो करना क्या है, यदि किसी को भी कोरोना आपके परिवार में लग रहा है तो उसको अलग कमरे में रख दीजिए और उसको सारा चीज़ों की व्यवस्था करिए, उससे बात करिए। बात फ़ोन से कर सकते हैं या दरवाज़ा बंद करके या मास्क पहन के कर सकते हैं। तो उन्हें उन्हें मानसिक जो है प्रेरणा दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, जिसे हम मॉरल सपोर्ट कहते हैं, उन्हें मॉरल सपोर्ट कीजिए, उनकी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। यदि आप किसी के दरवाजे के पास कोई खाने का सामान छोड़ जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप टिफ़िन दे दें और टिफ़िन वापस भी मांगें, जो भी उस समय ऐसी चीज़ों में उन्हें चीज़ें पहुँचाएँ जिसको वापस लेने की ज़रूरत नहीं हो, और दे भी दें तो वापस ना लें उस समय। तो उनको अपनी जितनी यथासंभव आपकी शक्ति है उस तरह से उनको मदद करें। समझिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एकाल कर देती है, एकांग कर देती है, आदमी को अकेला कर देती है, और अकेलेपन में आदमी परेशान हो जाता है। ना तो उसे कोई चीज़ों का मदद मिल रही होती है, ना कोई उससे बात कर रहा था, इधर डॉक्टर भी परेशान है, सब चीज़ें हैं। अब ये बात तो हम सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके घर मास्क लगाने नहीं आएंगे, वो आपके हाथ सैनिटाइज कराने नहीं आएंगे, वो आपको मना नहीं कर सकते, आपको रोक नहीं सकते कि बाज़ार मत जाइए, फालतू की बातें टहलिए मत। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस समय इस जो कोरोना का इस समय बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसमें हमें और आपको मिलकर जो है इसको भगाना है, इसको रोकना है। रोकेंगे कैसे? रोकने का जो उपाय लॉकडाउन तो नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से जो गरीब है उसकी जो रोज़ की कमाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर भागने लगेगा अपने घर। तो आप लोगों को अपने मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, और जितनी जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन कराना है, डरना नहीं है। अब तो मैंने सुना है कि वैक्सीनेशन सभी का होने वाला है, तो उस पर ध्यान रखिए। कोई भी देश की सरकार आपके मुंह पे मास्क लगाने नहीं आएगी। शादियों में कम जाइए, बड़े बड़े समारोह में बिल्कुल ही मत जाइए, शादियों में कोई जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बहुत ही प्रिय उसकी है तो उसको वहीं से अपने घर से आशीर्वाद दे दीजिए, मानस शादी अटेंड कर लीजिए, मतलब भैया मान दिमाग में ही कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। और बड़े बूढ़ों से तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो तो अपने घर से बाहर अभी निकले नहीं जब तक इस चीज़ों को ठीक नहीं हो जाती। इसी के साथ आज का हम कथा संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ बने रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।